पति जब दूसरी औरत के पास जाता है, हर एक पति पत्नी के लिए। तलाक के पेपर्स टेबल पर रखकर विनय ऑफिस के लिए निकल जाता है और जाते जाते निशा से कहता है कि मेरे लौटने तक पेपर्स पर साइन करके रखना, और निशा भी सर हिलाकर अपने काम में लग जाती है। दोपहर में दिव्या उसके साथ लंच करने बैठी। तब विनय दिव्या से कहने लगा कि आज पेपर्स पर साइन हो जाएंगे और कल वकील कोर्ट में पेपर सबमिट कर देगा और फिर हम दोनों। इतना कहकर विनय ने दिव्या को अपनी तरफ खींचा। इतने में दिव्या विनय से कहती है, विनय और कितने दिन, अब ये जुदाई सहन नहीं होती। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और थोड़ी देर में दोनों ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं। शाम को विनय अपने घर पहुंचता है। देखा तो ताला। उसने जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। बैग एक बगल रखकर सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि कहाँ गई होगी ये। गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो अपने आप से बुदबुदाया। उतने में टेबल पर पड़े पेपर्स पर उसकी नज़र पड़ी। पेपर्स पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र सबसे नीचे पड़े एक कागज़ पर पड़ी। उसने वो कागज़ उठाया और देखने लगा कि उसमें क्या लिखा था। वो कागज़ पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, तुम्हारे कहने पर मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, ठीक से देख लेना। और हाँ, ये पेपर्स तुम्हें जब तलाक दिलाएंगे तब दिलाएंगे, पर मैं आज ही अपने पूरे होशो हवास, अपने अंतर मन से तुम्हें तलाक दे रही हूँ और हमेशा के लिए तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। विनय ने तुरंत ही वो कागज़ अपनी जेब में रखा और दिव्या को फ़ोन लगाया। हेलो दिव्या। हाँ बोलो ना विनय, एक खुशखबरी है। निशा ने तलाक के पेपर्स पर साइन भी कर दिए और वो हमेशा के लिए अपने पापा के यहाँ चली गई। अब अपना रास्ता साफ। बोलो कब आऊँ लेने? इतना उतावलापन ठीक नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ तुम्हें लेने। तुम बैग तैयार रखना। अच्छा बाबा, आ जाओ। विनय ने फ़ोन कट किया, गाड़ी की चाबी उठाई और दिव्या को लेने चल पड़ा। दिव्या उसकी राह देख ही रही थी। विनय उसके घर पहुंचता है। दिव्या को गले लगाकर कहता है, दिव्या, मुझे नहीं लगा था कि ये दिन इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में आ जाएगा। निशा इतनी आसानी से तलाक दे देगी ये कभी सोचा नहीं था। जाने दो, चलो जल्दी। दिव्या ने अपनी रूम लॉक की और दोनों निकल पड़े अपनी नई जिंदगी के सपने सजाने। 6 महीने बाद निशा बस ऑफिस से आकर टीवी देखते देखते चाय पी रही थी। उतने में दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा खोलने गई तो सामने विनय था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो महीने भर से बीमार हो। बहुत कमज़ोर लग रहा था। चेहरा काला पड़ गया था। गाल अंदर चले गए थे। आँखों के चारों तरफ काले घेरे पड़ गए थे। उसने उसे अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। उसके लिए चाय बनाकर लाई। थोड़ी देर बाद निशा विनय से बोली, तुम्हें अगर पापा से कोई काम है तो वो अभी घर पर नहीं है। विनय बोला, मुझे तुमसे काम है। उसने निशा के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, निशा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये क्या नाटक लगाया है तुमने विनय? पहले उठो और सोफे पर बैठो।
और जो कुछ कहना है दूर से कहो। विनय निशा के पैरों में पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ नजर आ रहे थे। वो उठकर सोफे पर बैठ गया। आंसू पोंछकर निशा से कहने लगा, निशा, जिस दिन से तुम मेरे घर से चली गई, उसी दिन से मेरी जिंदगी मानो बर्बाद होती गई। तुम्हारे चाहते ही मैं दिव्या को घर ले आया। शादी न होने के कारण हम दोनों लिव इन में रहने लग गए। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। हम दोनों घूमते फिरते, मौज करते, बाहर ही खाना खाते। पर रोज रोज बाहर का खाना खाकर मैं ऊब गया था। मैं दिव्या से बोला कि तुम घर में खाना बना लिया करो। रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं, उससे तबीयत भी खराब हो सकती है। उस पर दिव्या ने कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। एक काम करते हैं, घर काम और खाना बनाने के लिए मेड रख लेते हैं। मैंने भी हाँ कह दी। हमारा रोज का रूटीन शुरू हो गया। दिव्या रोज देर से उठने लग गई, लेकिन मुझे सुबह की चाय लगती थी, ये तुम्हें भी पता है। फिर हम दोनों की चाय बनाने लगा। ऑफिस के समय तक वो तैयार भी नहीं हो पाती थी, तो वो घर क्या संभालेगी। मेड काम करती थी, पर पहले जैसे घर में मन भी नहीं लगता था। तुम जैसे घर साफ सुथरा रखती थी, वैसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था। मैंने इस बारे में दिव्या से बात भी की, तो उसने कहा कि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करती हूँ, तुम्हारे जितना ही कमाती हूँ, और ये खाना बनाना, घर संभालना, इन सब में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। इसीलिए तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो खुद कर लिया करो। क्या कहना चाहिए था मुझे? निशब्द था मैं। धीरे धीरे हमारे बीच के झगड़े बढ़ते गए, और एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। आज करीब 1 महीना हो गया है। अकेले ही ये जिंदगी काट रहा हूँ। अब तो दम घुटने लगा है। आज मुझे समझ आ रहा था कि क्यों माँ मरते समय तुम्हारा नाम ले रही थी, और मैं अभागा तुम्हें पहचान ही नहीं पाया और बाहर मुंह मारते फिरता रहा। मुझे माफ़ कर दो निशा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। बड़ी हिम्मत करके आया हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ निशा, मना मत करना। और विनय सिसकियाँ देकर रोने लग गया। एकदम शांत स्वर में निशा ने विनय से कहा, मेरे एक सवाल का जवाब दो पहले। तुम एक पराई औरत के साथ 5 महीने लिव इन रिलेशनशिप में रहे। उसी जगह अगर मैं एक पराई मर्द के साथ लिव इन में रहती, तब भी क्या तुम मुझे स्वीकारते? ये सुनकर विनय निशा की तरफ देखते ही रह गया। अपनी अरेंज मैरिज हुई है। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे पसंद किया, पर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी। तुम्हारे पापा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की। मुझे एक बहू का दर्जा तो मिल गया, पर तुमने मुझे एक पत्नी का दर्जा, एक पत्नी का सुख कभी नहीं दिया। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के कारण ही मैं वहाँ रह रही थी। माँ बाप गए और मेरी ज़रूरत खत्म। तुमने कभी भी मेरे साथ पति जैसा व्यवहार नहीं किया, फिर तुम्हारे साथ रहने का क्या फ़ायदा? और इसीलिए मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए। जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा, वो जब तुम्हें छोड़ के चली गई, तब तुम मेरे पास आए हो। एक बात याद रखना, मैं कल भी बेबस नहीं थी और आज भी नहीं। सिर्फ प्यार की खातिर झुक जाया करती थी। वो प्यार जो मुझे तुमसे कभी नहीं मिल पाया, और उस प्यार की उम्मीद लेकर तुम मेरे पास आए हो, वो शायद अब इस जन्म में तो नहीं मिल पाएगा। साथियों, अपने समाज में ऐसी कई निशा होंगी, पर विनय जैसे इंसान भी हर एक मोड़ पर
हर एक क्षेत्र में मिल जाएंगे, पर अपने पढ़े लिखे और सुशिक्षित समाज में विनय जैसे इंसान ही ज़्यादा मिलेंगे, जो दूसरों के जीवन में अंधेरा फैलाते हैं, पर समाज निशा को ही नाम रखेगा। विनय एक पुरुष है, इसीलिए उसे कुछ भी करने की छूट है, और उसी जगह अगर निशा ने ऐसा कुछ किया होता तो क्या विनय उसे माफ़ करता? साथियों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेके? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।